चलो। हेलो बच्चों, मैं रामलाल, कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धुआपुर बाराबंकी। तो आज हम कक्षा 12B विषय हिंदी काव्यखंड में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, हम पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मतलब देखते हैं कि ये किस काल के कवि हैं। तो बेटा, एक कवि एवं लेखक गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने रचनाएं की हैं। तो पहले देखते हैं किस काल के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं बेटा, ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ये आधुनिक काल में आते हैं, ठीक, जिसकी समय सीमा है 1900 से अब तक। कितनी है? सन 1900 से अब तक। अब देखिए बेटा, आधुनिक काल को कई सोपानों में विभाजित किया गया है, ठीक बेटा। जैसे हमारा आदिकाल हुआ, भक्ति काल हुआ, रीति काल हुआ, ठीक, आधुनिक काल हुआ। तो अब आधुनिक काल को हमारे विद्वानों ने, हमारे इतिहासकारों ने इसको कई सोपानों में विभाजित किया है। तो आओ थोड़ा हम उसको जान लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है सोपान वो है पूर्व भारतेंदु युग। कौन सा युग है? पूर्व भारतेंदु युग, ठीक, जो इसकी समय सीमा है बेटा 1857 से पूर्व। कहने का मतलब है जो 1857 से पूर्व मतलब उसके पहले का समय, ठीक, 1857 के पहले का जो समय था वो पूर्व भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता था। अब जो दूसरा सोपान है बेटा वो है भारतेंदु युग, जिसकी समय सीमा है बेटा 1857 से 1900 ईस्वी तक, ठीक, 1857 से 1900 ईस्वी तक। तो इस युग के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो जिसे इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो जाता है कि इस युग के प्रवर्तक कौन रहे हैं। जैसे भारतेंदु युग है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग को जाना जाता है, ठीक बेटा। अब देखिए तीसरा सोपान क्या है? द्विवेदी युग, ठीक। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है 1900 से 1918, ठीक, 1918। देखिए कुछ पुस्तकों में 1920 आपको मिलेगा, ठीक। तो 1918, 1920 जो है ये गलत नहीं है। आप जिस बुक में पढ़ेंगे, चाहे 18 हो चाहे 20 है, वो गलत नहीं माना जाएगा, ठीक। तो द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो है 1900 से 1918, ठीक, 20 भी है। अब ये जान लेते हैं कि द्विवेदी युग जो है वो भाई इसके प्रवर्तक कौन है, ठीक। तो द्विवेदी युग के नाम से ही आपको ज्ञात हो जाना चाहिए। जैसे इस द्विवेदी युग में दो कवि हुए, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक बेटा। अब जो आपका जो चौथा सोपान है जो द्विवेदी युग के बाद आता है छायावादी युग, ठीक। छायावादी युग की जो समय सीमा है वो 1918 से 1936 मानी गई है, ठीक बेटा। तो इस छायावादी युग की जो प्रवर्तक है वो मुकुटधर पांडे जी को माना जाता है, ठीक, जो इनकी पहली रचना है वहीं से छायावादी युग का आरंभ हुआ है। अब जो अगला सोपान है वो प्रगतिवाद है, ठीक। इसकी जो समय सीमा 1936 से 1943 तक मानी गई है, ठीक। प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो है बेटा शिवमंगल सिंह सुमन है, ठीक, समझ गया बेटा। प्रगतिवाद के जो प्रवर्तक है वो कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है। अब अगला जो सोपान आता है प्रयोगवाद, ठीक। प्रयोगवाद की जो समय सीमा निर्धारित की गई है 1943 से 1953 मानी गई है, ठीक। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को माना गया है, ठीक। अब आज जो लास्ट वाला सोपान है वो है न्यायिक कविता। इसका जो समय है निर्धारित किया गया है 1953 से अब तक, ठीक बेटा। तो ये आपने आधुनिक काल के जो सोपान, जितने सोपानों में विभाजित किया गया है, आप थोड़ा समझ लिए इसको, ठीक। एक सरसरी निवास है तो ये हो गया। तो अब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में बात चल रही थी। तो वो बेटा इस सोपानों में द्विवेदी युग, ठीक, ये जो द्विवेदी युग है तो इस द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस आधुनिक काल के किस सोपान के हैं? द्विवेदी युग के। तो द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय ये प्रमुख कवि माने जाते हैं, ठीक बेटा। तो ये किस युग के हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। चलो
अब द्विवेद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जो है थोड़ा जीवन परिचय के विषय में हम चर्चा करते हैं। ठीक बच्चों, जो इनका जीवन परिचय है तो इनके जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए हमने पीडीएफ के माध्यम से हमने जो है तुमको भेज दिया इनका जीवन परिचय, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए। हम जो इनके जीवन परिचय की जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक बेटा, तो आओ सबसे पहले हम देख रहे हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, इनका जन्म किस सन में हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में। किस सन में हुआ था बेटा? 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में हुआ था। ठीक बेटा, और इनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान है निजामाबाद, जो आजमगढ़ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में पड़ता है। स्थान क्या है? निजामाबाद, जो पड़ता है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक बेटा, अब इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था भोला सिंह उपाध्याय। माता का नाम था श्रीमती रुक्मणी देवी। ठीक है बेटा, तो अब इनके शिक्षा के विषय में हम देख लेते हैं कि इनकी शिक्षाएं कितना पढ़े लिखे थे। ठीक, तो ये स्वाध्याय से ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान इनको प्राप्त है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है, अंग्रेजी है। देखिए जो कवि लोग होते हैं ये मतलब इनको ईश्वरीय प्रतिभा प्राप्त होती है। ठीक, तो इनको मतलब स्वाध्याय या कुछ भी मतलब इनको जो ज्ञान है, इनका ज्ञान जो है स्मरण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो इन्होंने स्वाध्याय से ही, ठीक, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, फारसी है, अंग्रेजी है, तो कई भाषाओं पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक बेटा, अब देखते हैं कि ये जो इन्होंने काव्य सर्जन किया, ठीक, वो किन किन भाषाओं में किया। ठीक, तो इनकी जो भाषा है वो कुछ जो काव्य संग्रह इन्होंने ब्रज भाषा में किया और कुछ काव्य संग्रह इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में किया। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि इन्होंने इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक, तो उनको देख लेते हैं। जैसे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी बेटा? प्रिय प्रवास है, जो प्रिय प्रवास जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्या माना जाता है? जो प्रिय प्रवास है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। फिर अगली रचना है चोखे चौपदे। कौन सा है? चोखे चौपदे। फिर है चुभते चौपदे। ठीक बेटा, फिर अगली रचना है वैदेही वनवास। ठीक, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्होंने जैसे रस कलश, ठीक, एक रचना किया, और जैसे रुक्मणी परिणय है, ठीक, और अधिकला फूल है, ठेठ हिंदी का ठाठ है। ठीक, इस प्रकार से इन्होंने कई रचनाओं का सृजन किया है। ठीक, तो उपाध्याय जी ने जो है कई रचनाओं का सृजन किया है। ठीक, अब देखते हैं उपाध्याय जी की मृत्यु किस सन में हुई है। ठीक बेटा, तो मृत्यु जो है 6 मार्च सन 1947 में। कब हुई थी उपाध्याय जी की मृत्यु? 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में। अब ये बेटा हम देखते हैं कि ये जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये इन्होंने गद्योपद्य मैंने बता चुका है कि दोनों में रचनाएं की हैं। तो इनको मतलब किन किन उपाधियों से सम्मानित किया गया है। ठीक बेटा, तो देखते हैं कि किन किन उपाधियों से। तो इन्हें कवि सम्राट के उपाधि से सम्मानित किया गया है और साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक बेटा, तो इनका जो जीवन परिचय था, जो इसमें इनके कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य थे, उनको आप लोगों ने जान लिया। ठीक, उस पर चर्चा हो गई। अब हम देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की जो पाठ्य शीर्षक कौन सा है। ठीक बेटा, तो उनका जो पाठ्य शीर्षक है वो है पवन दूतिका। कौन सा बेटा? पवन दूतिका है। ठीक बेटा, तो इसको पवन दूतिका है, पवन दूतिका। ठीक, तो अब पवन और दूतिका, अब इसका अर्थ जान लेते हैं। पवन दूतिका, पवन दूतिका। ठीक बेटा, अब इसका हम देखते हैं क्या है।
अर्थ क्या है? इससे पवन तो जानते हैं, पवन मतलब वायु, हवा। दूत का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, दूत का मतलब होता है संदेशवाहक। समझ गए? जो संदेश मतलब संदेशवाहक होता है, जो संदेशों को आदान प्रदान करता है। ठीक, तो इनका जो पाठ शीर्षक है, वो पुस्तक का नाम है पवन दूतिका। ठीक, तो पवन मतलब वायु, दूत का मतलब संदेशवाहक। तो ये जो पवन दूतिका है, ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। जो ये इनका पाठ्य शीर्षक है, वो कहाँ से लिया गया है? प्रिय प्रवास से लिया गया है। ठीक बेटा, तो आओ इसका हम कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम ये जो हमारा पाठ्य शीर्षक है पवन दूतिका, ठीक है, तो आओ इसको हम देखते हैं। इन पंक्तियों को देखिए बेटा, जो 2 वर्ष पूर्व से जो कुछ पाठ्यक्रम में कुछ चेंजिंग हुआ है, उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो अब व्याख्या आती है, तो व्याख्या में जैसे पहले होता था संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना होता था, तो व्याख्या नहीं लिखना होता है। अब जो पैराग्राफ आता है, ठीक, उस पैराग्राफ से संबंधित 5 प्रश्न आते हैं। ठीक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो आपको उसी पैराग्राफ से संबंधित जो 5 प्रश्नों के उत्तर देना होता है, गद्य हो या पद्य, दोनों में ऐसा है। ठीक, जैसे 8 लाइन की जो पंक्तियां हैं, ये एक पैराग्राफ है। ठीक, इससे संबंधित यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, तो इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, उसमें लिखना हो। जो प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होता है। ठीक बेटा, तो आओ हम देखते हैं इसकी। जब तक आप उस पैराग्राफ का व्याख्या या उसका भावार्थ नहीं जान पाएंगे, तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, जैसे ये एक प्रश्न जरूर, और 5 प्रश्नों में एक प्रश्न जरूर होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तब वो इन 8 पंक्तियों में से कोई 2 लाइन या 1 लाइन कोई रेखांकित होगी। ठीक बेटा, जैसे एक लाइन रेखांकित हो गई। ठीक, अब वो प्रश्न दिया है कि प्रस्तुत रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको पूरे की व्याख्या नहीं करना है, मात्र एक पंक्ति की। ठीक, जिस पंक्ति को रेखांकित किया गया है, केवल उसी पंक्ति की आपको व्याख्या करना है। ठीक बेटा, तो हम व्याख्या पहले हम इसका भावार्थ करते हैं, व्याख्या करते हैं, तभी तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उनके उत्तर निकल पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं। तो जो ये पवन दूतिका है, तो जो राधा जी थी, ठीक, तो इसका जो प्रसंग है, तो जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले जाते हैं। ठीक, जब काफ़ी दिनों तक जब काफ़ी दिनों तक वो, ठीक है, नहीं आते हैं, द्वारिका वापस नहीं आते हैं, तो एक दिन राधा जी अपने घर के दरवाजे पर ठीक दुखी मन से बैठी हुई थी। तो वही का प्रसंग है बेटा। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवनिशी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली साधु कुश से श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। ठीक बेटा, तो इसको हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली। देखिए, बैठी खिन्ना, खिन्ना मतलब खिन्न मन से, दुखी मन से, एक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, गेह मतलब घर। समझ गए बेटा, खिन्ना मतलब खिन्न मन से अर्थात दुखी मन से, एक का मतलब है, अर्थ है एक, दिवस मीन्स दिन, गेह मतलब घर में। ठीक, तो राधा जी एक दिन अपने घर या घर की दरवाजे पर खिन्न मन से बैठी हुई थी। कैसे बैठी थी? बैठी हुई थी, अकेली बैठी हुई थी। तो ये भी स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति अकेला बैठता है तो उसको अनेक प्रकार की जो बातें हैं वो याद आया करती हैं। कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, जो मन होता है वो चलायमान होता है। ये सोते और
सुस्त अवस्था में और जागृत अवस्था, कभी ये मतलब एक स्थान पर नहीं रुकता है, ठीक, ये इधर उधर भ्रमण किया करता है। तो उसी प्रकार से राधिका जी जो थी वो अपने घर के दरवाजे पर खिन्न मन से अर्थात दुखी मन से बैठी हुई थी, ठीक। फिर है दूसरी पंक्ति में क्या है, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, ठीक। द्रग मीन्स नेत्र, युगल मीन्स जोड़ा मतलब दोनों नेत्र, ठीक। धरा मीन्स धरती पृथ्वी, ठीक। तो जब वो दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी तो उनके आंखों दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और बह करके कहाँ जा रहे थे, वो बह करके बहते हुए पृथ्वी पर या जमीन पर वो गिरते थे तो पृथ्वी को या धरा को भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे, ठीक है। अगली पंक्ति देखते हैं बेटा, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, ठीक। सदन में घर में, ठीक। पुष्प मतलब पुष्प फूल, सदगंध मतलब सुंदर गंध सुगंधित, ठीक। तो उसी समय जब वो खिन्न मन से बैठी थी, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, टपक रहे थे, उसी समय उनके घर के अंदर सुगंधित पवन, ठीक, क्या है, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो सुपवन मतलब सुंदर पवन, पवन मतलब वायु, ठीक। काल मतलब समय, वातायनों से मतलब झरोखे, जैसे आपके घर में विंडो होते हैं, ठीक, झरोखे होते हैं, रोशनदान होते हैं, ठीक, उसी प्रकार। तो प्रातः वाली सुबह, सुबह की जो सुगंधित हवा थी, पवन थी, वो पुष्पों को, जो सुगंधित पुष्पों से गंध को, पुष्प गंध को अर्थात सुगंधित वायु को ले करके और घर में प्रवेश करती है, ठीक बेटा। तो क्या है, जब वो सुगंधित वायु घर में प्रवेश करती है, राधा जी को स्पर्श करती है, तो राधा जी को जो वायु है महसूस होती है, उसकी गंध महसूस होती है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका, ठीक। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, देखिए संताप मतलब उनके दुख, ठीक। विपुल मतलब बहुत ज्यादा, बढ़ता देख के दुखिता हो, ठीक। जब वो पवन वायु उनको स्पर्श करती है तो जो उनके दुख हैं, संताप हैं, वो अत्यधिक बढ़ने लगे। जब वो अत्यधिक बढ़ने लगे, असहनीय हो गए, तब राधा जी धीरे बोली साधु उससे श्रीमती राधिका, धीरे से किससे बोली, पवन से, ठीक। देखिए ये स्वाभाविक है, जैसे संयोगावस्था में जो चीज़ें मतलब बहुत सुखकर लगती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, ठीक, मनोहारी होती हैं, वो वियोगावस्था में वही चीज़ें बहुत कष्ट प्रदान करती हैं। देखिए जैसे सुगंधित पवन थी, तो जब भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक, उनके साथ में, तो उस समय संयोगावस्था थी, तो इनको बहुत अच्छी लगती थी, इनको सुख देती थी। मगर वही पवन अब इनको क्या है, बहुत दुखी कर रही है। बहुत दुखी करने का मतलब है जब ऐसी वायु उनको स्पर्श करती है तो भगवान श्री कृष्ण की अत्यधिक याद में इनको असहनीय कष्ट होता है, ठीक बेटा। तो उस वायु से क्या बोलती हैं राधा जी, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या बोलती हैं कि हे प्यारी बहन वायु, मुझे इतना क्यों सता रही हो, मुझे इतना क्यों परेशान कर रही हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कह रही हैं क्या तुझमें भी इस समय की क्रूरता ने दूषित कर दिया है। कलुषित मतलब है विषाक्त, विषाक्त मतलब जैसे समय जो प्रेजेंट टाइम होता है, जो समय होता है, जैसे समाज में बहुत लोग व्यंग्य किया करते हैं, लोगों को परेशान किया करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझमें भी समय की क्रूरता व्याप्त हो गई है, क्या तू तो भी ठीक इस समय की क्रूरता से ग्रसित हो गई है जो मुझे परेशान कर रही है, ठीक बेटा। तो इसकी ये व्याख्या होगी, ठीक। अब इसका अर्थ आपने समझ लिया। अब आप क्या है, अब इसी पैराग्राफ से, इन्हीं पंक्तियों से जो ये पास प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में, तो उन्हीं प्रश्नों के आपको इसी से उत्तर देना। अब ये जरूरी नहीं कि ये प्रश्न है, ठीक। अब आपने जैसे बैठी खिन्ना एक दिवस गए में थी अकेली, अब इससे प्रश्न बन सकता है वो किस मन से राधा जी किस मन से बैठी हुई थी, कैसी बैठी हुई थी, तो आपको दुखी मन से लिखना होगा। कैसे अकेली बैठी थी, कहाँ बैठी थी, घर में बैठी थी, ठीक। आके आंसू
दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते, उनके आंसू जो किसको भिगो रहे थे, ठीक, तो आपको लिखना धरा को भिगो रहे थे। मतलब इसी पैराग्राफ से अनेकों को प्रश्न बन सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाए। आपको इसको पढ़ करके अपने मन से तुमको अनेकों प्रश्न इसमें से निकालना है, ठीक, वो प्रश्न ऐसे निकालना है कि उसी से इसमें उत्तर भी मिल जाए। ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आएंगे, ठीक। अब आप इसको जब पढ़ेंगे, इसका अर्थ जब जानेंगे, ठीक, तो इससे अनेकों प्रश्न बनेंगे, तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर भी इसी से मिलेगा, ठीक बेटा। तो सबसे पहले जैसे प्रश्न आ गया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक, या आ जाए प्रस्तुत पद्यांश जो है पंक्तियां हैं, ठीक, उसका शीर्षक का नाम और शीर्षक के लेखक का नाम लिखिए, ठीक। तो चाहे ये संदर्भ है चाहे वो है, लिखना है आपको एक ही। तो जैसे संदर्भ आ गया, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित, ठीक, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित, ठीक, हिंदी काव्य खंड में संकलित, पवन दूत का शीर्षक, ठीक, पवन दूत का शीर्षक से उद्धृत है, ठीक बेटा। ये आपका संदर्भ हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर क्या कहा, ठीक, राधा जी ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर, दुखित होकर क्या कहा, ठीक। देखिए तो कहाँ लिखा है, प्रातः वाली सुपवन इसी कालवा का मुक्ति, तो कहाँ संतापों को धीरे बोली साधु उससे श्रीमती राधिका हुई, ठीक, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या कहा, प्रातः काल है प्यारी पवन, ठीक, इतना मुझे क्यों सता रहे हैं, ठीक। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर के क्या कहा, यही तो कहा कि हे पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, ठीक, क्या तू भी समय की क्रूरता से ग्रसित हो गई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है, ठीक। अब आप प्रसंग देखते हैं, ठीक, तो प्रसंग क्या है, ठीक, कि प्रसंग में यह लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों में राधा जी भगवान श्री कृष्ण की याद में दुखी मन से अपने मतलब घर में बैठी हुई हैं, ठीक, उसी समय पवन उनके घर में आती है का चित्रण किया गया है। देखिए दुखी मन से बैठी है उसी का चित्रण किया गया है, ठीक। तो आप ये लिख देंगे। फिर है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद है, तो जो ये पूरा पवन दूतिका जो पूरा शीर्षक है, पूरी जो पाठ्य है तुम्हारे में सभी में मंदा क्रांता छंद का मतलब मंदा क्रांता छंद है, सभी में क्या उनसे छंद है, मंदा क्रांता छंद है, ठीक बेटा। और जैसे आ जाए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हमने पूरी व्याख्या कर दी है, ठीक बेटा, पूरी व्याख्या कर दी है। तो जो भी पंक्ति रेखांकित होगी, चाहे एक पंक्ति हो, चाहे दो पंक्ति हो, चाहे तीन पंक्ति हो, ठीक, उतने का ही तुमको क्या लिखना है बेटा, उतने का ही तुमको व्याख्या लिखनी है, ठीक बेटा। तो आज का वीडियो बेटा मेरा यहीं तक है, ठीक। अब हम जो इसकी दूसरी पंक्तियां होंगे, दूसरे पैराग्राफ को लेकर के हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।